पेपर्स रखो अभी, छुट्टी है तुम लोग को 26 से 1 तारीख तक, तब इम्पोजिशन करना। 1 तारीख तक हॉलीडे है, 2 को विल रिज्यूम। कल नहीं, कल तो मैं बोलूँ कल वो भी सर से पूछो। नहीं होगा क्या? कट ऑफ में डाल रहा हूँ ग्रुप पे, कट ऑफ भी आएगा और होमवर्क का सम भी आएगा। 8 सम्स है, 6 डेप्री के और 2 BR 2 पेटी कैश बुक के। आफ्टर हॉलीडेज यू हैव टू सबमिट ऑन 2nd। चलो नहीं एग्जाम खत्म होगा उसी दिन कर देना ना 8 सम। क्या चलो बी क्वाइट नाउ। टेक पेज 112 ऑफ योर नोट्स 112। नहीं बे पेटी कैश छोड़। टेस्ट वालों का आएगा, ऑनलाइन है ना तुम्हारा? फाइन केम नहीं लखी ने जवानुं छे, आमा कई फाइन नहीं लखवानुं छे। फूल स्केप पर लखीने आववानुं, 2 तारीखना सबमिट करवानुं। 2000 रुपया मारी 10 टाइम की फाइन एक साथ मारी वो पैसा है ना आप 2000। हाँ बता नहीं जिसको कम मार्क्स है चलो ना लिसन। क्या आ गया मने ना भाई आया क्या मार्क्स एवं नहीं सीधो now listen, very important adjustment page 112। ओके अब तक हमने कौन से एडजस्टमेंट सीखे? आई थिंक हमने 7 एडजस्टमेंट सीखे अब तक। टेल मी द 2 effects of closing stock। Trading credit and assets। What are closing stock? What is stock? And it is basically prepaid expense, but it includes prepaid purchase, it includes prepaid direct expense or proportionate items। So we remove it from this year, it doesn't belong to this year, that's why we credit it to trading and we put it under assets temporarily, and next year के beginning में this gets converted to opening stock। Is that right? Depreciation, reduction in the value of asset। What are the 2 effects? Add expense minus asset। expense बढ़ेगा, asset घटेगा, minus from asset and P&L debit, correct? Then we saw appreciation। What are the 2 effects of appreciation? Add to asset and P&L credit, add to asset and P&L credit। Then we saw outstanding expenses, yes or no? Outstanding expenses के 2 effect क्या होते हैं? Outstanding expenses देना बाकी है, accrual belongs to this year, add to expense and liability। जो भी expense outstanding उसको add कर दो and liability। Then we saw prepaid expense। What are the 2 effects? Minus from expense and assets। Then we also saw income receivable मिलना बाकी है, belongs to this year। So P&L credit add to respective income, just like outstanding expense इस साल को belong कर रहा है तो add कर दो, and what मिलना बाकी है तो क्या है? Asset मिलना बाकी है तो it is an asset। What about income received in advance? ज्यादा मिल गया, subtract from respective income and liabilities। इस साल को belong नहीं करता, एडवांस में आ गया है, काम करना बाकी है, ऑब्लिगेशन बाकी है तो लायबिलिटी। नेक्स्ट ईयर इट विल गेट कन्वर्टेड टू इनकम। इज इट क्लियर? अरहान आ गया? नेक्स्ट ईयर इट विल गेट कन्वर्टेड टू इनकम। भाई अरहान आ गया और तुम भी आ गया हो सिद्ध। सीधे इधर इधर सेकंड हाँ पहला निधि शुक्ल अरे इधर इधर बैग इधर ना इधर बैक साइड पर
आराम से एकदम पहला ही ना बेसी दे एकदम लगी अपन देखा पतला पतला जतला चलो नाउ बोला पतला पतला तो आज फिट हो गया नाउ तू खाचर क्यों लगा असल असल ऐसा मुंह भी बाल भी वैसी मेहंदी वैसी लगा पान वान कुर्ला कुर्ला नाला सुबह डोंगरी चलो गाइस next adjustment very important one goods lost by fire okay goods lost by fire का journal entry क्या होता है goods lost by fire lost by fire whether it is fire whether it is floods whether it is theft to goods lost by fire floods theft बराबर है how will you put this in your final accounts this thing has been unrecorded suppose इसको final accounts में डालना है कैसे करोगे एड एक्सपेंस ये तो लॉस है पहले तो लॉस बाय फायर फ्लड थेफ्ट वेयर विल यू पुट दोस लॉस P&L डेबिट ऑल इनडायरेक्ट लॉसेस एक्सपेंस गो टू P&L डेबिट टू गुड्स लॉस बाय फायर इसके जगह पता है लोग एक और अकाउंट यूज करते थे स्टॉक भी था उसका परचेज एक्चुअली परचेजेस ही यूज होता है तो अभी थोड़ा लॉजिक लगाओ क्या करोगे परचेज क्रेडिट सबट्रैक्ट फ्रॉम परचेज राइट परचेज कम हो रहा है परचेज कम हो रहा है बराबर है तो इंस्टेड ऑफ सबट्रैक्टिंग फ्रॉम परचेज वी विल शो इट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इट जस्ट लाइक वी शो क्लोजिंग स्टॉक सेम वे इंस्टेड ऑफ सबट्रैक्टिंग फ्रॉम परचेज वी विल शो इट ऑन द क्रेडिट साइड सो इसका इफेक्ट क्या है एक तो लॉस बाय फायर P&L डेबिट एंड दूसरा ट्रेडिंग क्रेडिट अब आप अगर ये एडजस्टमेंट को ध्यान से देखो P&L डेबिट है और ट्रेडिंग क्रेडिट है मतलब ट्रेडिंग घटा यहाँ का एक्सपेंस घटा और यहाँ का एक्सपेंस हाँ परचेज ट्रेडिंग डेबिट में रहता है हाँ बट उधर से माइनस करना है ना क्रेडिट हो रहा है अच्छा टू परचेज परचेज क्रेडिट हो रहा है मतलब घट रहा है instead of subtracting from purchase we are showing it on credit side it amounts to 170 just like closing stock so हो क्या रहा है इफेक्ट क्या है P&L डेबिट एंड ट्रेडिंग क्रेडिट तो P&L डेबिट मतलब एक्सपेंस बढ़ा ट्रेडिंग क्रेडिट मतलब एक्सपेंस घटा तो ऐसा क्यों किया एक एक्सपेंस घटाया दूसरा एक्सपेंस बढ़ाया क्या सेंस बना इसका नहीं करते ना इधर ही रहने देते परचेज के अंदर ही रहने देते क्या ही फर्क पड़ता क्यों हटाना है तो ये सेल नहीं हुआ है ये गुड्स बेचा हुआ नहीं है आप इमेजिन करो आपने 10 मोबाइल फोन खरीदे थे 1 लाख के 1 लाख रुपए के 10 मोबाइल फोन टोटल खरीदे थे हाँ 10-10 हजार का 10 पीसेस खरीदे थे जिसमें से 2 मोबाइल फोन जल गए और 8 बिके तो सेल कितने का हुआ 8 का हुआ और परचेज अगर आपने वो लॉस रिमूव नहीं किया तो परचेज कितने का दिखेगा 10 का तो आपको ये साल तो लॉस दिखाई देगा ग्रॉस लॉस क्या ये हर साल होने वाला है आपको क्या लगेगा ओ माय गॉड ग्रॉस लॉस बिजनेस इज नॉट डूइंग गुड लेट्स शट इट डाउन मैंने बोला था आपको पता है ग्रॉस लॉस मतलब बिजनेस में प्रॉफिट होना बहुत डिफिकल्ट है तो क्या रहने दूं मैं उसमें लॉस का अमाउंट परचेजेस के अंदर ही क्या लगता है आपको कि हटाना चाहिए क्योंकि वो हर साल होने वाला नहीं है दैट इज द रीजन जो आइटम हर साल नहीं हो रही है जैसे कि लॉस क्या ये हर साल होगा लॉस बाय फायर फ्लड थेफ्ट हर साल होगा या फिर गुड्स घर पे लेके जाना गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज क्या ये हर साल होगा नॉट नेसेसरी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स क्या फ्री सैंपल्स हर साल दोगे नॉट नेसेसरी कभी दोगे कभी नहीं तो ऐसे अबनॉर्मल आइटम्स इसको क्या बोलते हैं सारे अबनॉर्मल आइटम्स इनको आप क्या करते हो परचेज में से हटा देते हो रिमूव कर देते हो और अपने अपने ठिकाने डाल देते हो सपोज वो लॉस है तो P&L डेबिट में चला जाएगा सपोज वो सैंपल्स है तो एडवर्टाइजिंग P&L डेबिट में चला जाएगा सपोज वो विड्रॉन है तो वो ड्रॉइंग्स में चला जाएगा अलग अलग ठिकाने चला जाएगा लेकिन परचेज में से क्या करोगे उसको
सब्ट्रैक्ट कर दो। परचेज में से सब्ट्रैक्ट करने का इंपॉर्टेंट रीजन समझ में आ रहा है? ये एक्सपेंस हर साल होने वाला नहीं है। हर साल नहीं होने वाला है तो रख के मतलब नहीं है, वरना आपको गलत सिग्नल मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट का। आपको लगेगा ग्रॉस लॉस हो गया, चलो चलो बिजनेस बंद। बट ऐसा हुआ क्या? लॉस हर साल आग लगेगी, हर साल लॉस होगा, हर साल चोरी होगी, हर साल घर पे लेके जाओगे गुड्स? इट इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? तो ऑल abnormal items are removed from purchase and transferred to their respective place. तो one of the abnormal item is this loss by fire. So इसका एंट्री वही है, एंट्री आप करते आ रहे थे, वही एंट्री करते आ रहे थे। What is the entry? Loss by fire to purchase या goods loss by fire. तो loss by fire कहाँ जाएगा? P&L debit and goods loss by fire trading credit. Instead of subtracting we show it on the credit side. Again the same reason कि इस गुड्स में सिर्फ परचेस कॉस्ट नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस का प्रोपोर्शनेट एलिमेंट भी इन्वॉल्व। क्योंकि खाली परचेस क्यों रिमूव करूं? उसका डायरेक्ट एक्सपेंस भी प्रोपोर्शनेटली हटा दूंगा ना मैं, क्योंकि वो हर साल होने वाला नहीं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक था ना, परचेस कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस, वैसे ये सारे गुड्स में गुड्स का वैल्यू प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस पड़ा हुआ होता है। गुड्स लॉस बाय फायर समझा? ऑन द सेम लाइंस मुझे आप बताओ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स की एंट्री क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स के जगह वी कैन राइट परचेज. So what will do in the final account statement? Advertisement, that is P&L debit, indirect expense, and purchase trading. वापस वही है, ये एक्सपेंस हर साल होने वाला. एडवर्टाइजमेंट आप रोकने में करते हो, गुड्स में बहुत रेयर नया नया होता है, नया माल पुश करने के लिए सैंपल देते हो. घड़ी घड़ी हर साल थोड़ी सैंपल्स दे रहे हो, हर साल सैंपल्स देने की जरूरत नहीं होती. नया माल एक बार ट्राई करने के लिए आप देते हो. तो ये भी वही लॉजिक है, यहां से हटाओ, ट्रेडिंग से हटाओ, P&L में डाल दो. ट्रेडिंग क्रेडिट, P&L डेबिट. What if it is goods withdrawn for personal use? What is the entry for goods withdrawn for personal use? Drawings to goods withdrawn for personal use या फिर परचेज. क्या हुआ यहाँ पे? घर पे लेके गए goods. हाँ, ड्रॉइंग घटी. ड्रॉइंग्स क्या करते हो? ड्रॉइंग्स माइनस फ्रॉम कैपिटल एंड परचेज में से माइनस. ये गुड्स कौन से हैं? ये जल गए, ये डिस्ट्रीब्यूट हुए, घर पे लेके, घर पे क्या हर साल लेके जाओगे घर पे गुड्स? तो फिर बिजनेस ही बंद कर दो, घर पे लेके जाना है हर साल. बेचने के लिए रखे हुए हैं, तो आधे ओढ़े गुड्स जा रहे हैं कहीं पे, लॉस हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सैंपल हो रहा है, घर पे लेके जा रहे हो, तो परचेज से हटा दो, ये हर साल होगा नहीं. एंड रिस्पेक्टिव जगह ड्रॉइंग्स है तो यहाँ पे कैपिटल से माइनस, एडवर्टाइजमेंट है तो P&L डेबिट, लॉस बाय 5 लेट्स टेक तो P&L. तो तीनों एडजस्टमेंट्स बैक टू बैक दिए हुए हैं. अगर आप ध्यान दोगे वहां पे एडजस्टमेंट नंबर दिया हुआ है, these are एडजस्टमेंट नंबर 12, 13, 14. Can you all see that? एडजस्टमेंट 12, 13, 14 दिख रहे हैं. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इफेक्ट दिखा. ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स बोले तो लेस फ्रॉम कैपिटल, मिला आपको? हेलो. एंड ट्रेडिंग, सबका एक इफेक्ट कॉमन है. गुड्स जा रहा है तो वन इफेक्ट इज ट्रेडिंग क्रेडिट. व्हाट इज ट्रेडिंग क्रेडिट? इनडायरेक्टली आप परचेज में से सबट्रैक्ट कर, हटा रहे. इज इट क्लियर? सो ड्रॉइंग्स वाला क्या? गुड्स विड्रॉन का ट्रेडिंग क्रेडिट है, ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस. दूसरा वाला है लॉस बाय फायर, फ्लड थेफ्ट, P&L डेबिट एंड ट्रेडिंग क्रेडिट. एंड सैंपल्स आर अगेन P&L डेबिट एंड ट्रेडिंग. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे इतने तादाद में जमा हुए हो, देखो फाइनल अकाउंट्स ऑल आर अटेंडिंग परफेक्टली, वेरी. और अटेंड करना है ऐसे, बिल्कुल एब्सेंट मत रहना. एक आध दो लोग बीच में एक लेक्चर डांडी मारा है, वो भी कवर कर लेना ध्यान से. ओके, तो वाइट कर आगे. ओके, पूरा फाइनल अकाउंट्स इज्जत से करना. यू आर ब्लेसिंग योर 12th स्टैंडर्ड, वो है ना, ये तोहफा हमने खुद को दिया है, तो आप ये अपना ये तोहफा खुद को दे रहे हो 12th स्टैंडर्ड. यू आर हेल्पिंग योर ओन सेल्फ. नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट है बैड डेट्स क्या है. ओके, मुझे बताओ बैड डेट्स क्या होता है? एक्सपेंस रिकवरेबल फ्रॉम डेटर. तो what is the journal entry for bad debts? Bad debts to debtors. Bad debts to debtors. Okay.
क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिखा, तो आप कहाँ डाल देते हो बैड डेट्स? एक्सपेंस में डाल देते हो 2 बैड डेट्स करके, लेट्स से बैड डेट्स आर 5000, बराबर। और डेटर्स कहाँ डालते हो? एसेट्स। डेटर्स लेटर्स से आर 40,000। मुझे एक बात बताओ, ये 40 में से ये 5 डिडक्ट करना है कि ऑलरेडी हो चुका है? हो चुका है। ये नेट डेटर्स है, इससे पैसा लेना बाकी है, जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है ना। ये बैड डेट टू डेटर का एंट्री हो चुका है, उसके बाद बैलेंस होता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनता है। सो मतलब 45 के डेटर्स थे, उनमें से 5 हो गए बैड, तो अभी आने वाले कितने? 40। तो बैड डेट्स इज योर एक्सपेंस। ये सॉर्टेड है, ओके। ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिखता है। ये कहाँ दिखता है? ट्रायल बैलेंस। तो हाउ मेनी इफेक्ट? 1। एक और आइटम होती है इसके जैसी, एडजस्टमेंट में आएगी, दे आर कॉल्ड एज अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स। क्या बोलते हैं उसको? अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स बोलते हैं, या फिर न्यू बैड डेट्स बोलते हैं, या फिर फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं। सबका मतलब एक है, वो अनरिकॉर्डेड है। बैड डेट्स ही हुआ है, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आपको पता चला फाइनल अकाउंट्स बनाने के स्टेज पे कि ये 40,000 के डेटर्स है, इसमें से 2,000 के डेटर्स और बैड हो चुके हैं, वो लोग पैसा देने वाले नहीं है। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर बैड डेट्स? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स? सेम होगी। बैड डेट्स, अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स दोनों की एंट्री सेम ही होगी। क्या है? बैड डेट्स टू डेटर्स। How will you gussify this in the finance? बैड डेट्स में क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे फर्दर बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स। 5 तो था ही, प्लस 2000 कर दोगे, 7 हो जाएगा अभी। और डेटर्स बढ़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे। तो ये 40 के डेटर्स एक्चुअली अभी कितने हो जाएंगे? 38,000 हो जाएंगे, क्योंकि आप 2000 क्या कर रहे हो? कम हो रहा है और पैसा आने वाला नहीं है। समझ में आया? तो 2 आइटम्स क्लियर है, बैड डेट्स एंड अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स। समझ में आया? व्हाट आर बैड डेट्स? नॉर्मल, रिकॉर्डेड, तो P&L डेबिट 1 इफेक्ट। और अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो 2 इफेक्ट। एक की 2 इफेक्ट, एक P&L डेबिट लॉस बढ़ाएगा, एक डेटर्स को घटाएगा। यहां तक सॉर्टेड? Now there is something called as NRDD, that is New Reserve for Doubtful Debts. New Reserve for Doubtful Debts. These are called as reserves या provisions. New Reserve for Doubtful Debts. ये प्रथा इसके लिए होती है, this is due to concept of conservatism. This is due to concept of that you create provisions. Okay, ये वो वाला रिजर्व नहीं है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला रिजर्व नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला बताया था याद है, वहां पे प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ कैपिटल में लगाते हो, कुछ अलग रखते हो इमरजेंसी के लिए। दोज रिजर्व्स एंड सरप्लस आर योर ओन प्रॉफिट्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दिस। दोज रिजर्व्स आर योर ओन प्रॉफिट, दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी। रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग चीज है। ये क्या लिखा हुआ है? न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। इट्स अ प्रोविजन, इट्स अ प्रोविजन। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है? मेरे डेटर्स पे मुझे भरोसा था, मुझे पैसा देंगे, लेकिन साले बेईमान निकले। 5,000 ने पहले टांग दिया, वो बैड डेट हो गए, और फाइनल अकाउंट के बाद 2,000 और पता चला ये भी पैसा देने वाले नहीं, तो वो भी निकम्मे निकले। सो टोटल कितने के बैड डेट्स हो गए? 7,000 के बैड डेट्स हो गए। ओके, क्योंकि 7,000 के बैड डेट्स हुए, वो लॉस झेलना पड़ा P&L को, और मेरा प्रॉफिट्स कम हो गया। इस साल का 7,000 से मेरा प्रॉफिट उड़ गया, बराबर है। अब बिजनेस की एक प्रथा होती है कि कंजर्वेटिज्म फॉलो करता है। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि फ्यूचर में अगर आपको लग रहा है कि कुछ लॉस होने वाला है, उसको एडवांस में दिखा दो, वेट मत करो फ्यूचर के लिए। शो दोज लॉसेस इन एडवांस, डोंट वेट फॉर द फ्यूचर। ओके, और ये चीज सारे बिजनेसेस करते हैं, स्पेशली बैंक्स। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं बाद में। प्रोविजन का मतलब क्या? अगर मुझे अभी लगता है कि हाँ, आउट ऑफ दिस 38,000 मुझे और 3,000 के डेटर्स निकम्मे लग रहे, आउट ऑफ दिस 38,000 मुझे कितने? 3,000 के डेटर्स, ये लोग तो चुप बैठे हैं, ये लोग तो इन्होंने कुछ बोला नहीं है, हम पैसा देंगे हम नहीं देंगे, लेकिन इनके वातावरण, इनके व्यवहार से मेरे को लगता है कि ये लोग शायद पैसा देने वाले नहीं है।
अभी तक इन्होंने कुछ बोला नहीं, बट आउट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ देयर वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, आई एम डेड श्योर, ऑलमोस्ट श्योर, 99% श्योर कि आउट ऑफ दिस 38,000, 3,000 are going to become bad. 3,000 are going to become bad. So what I will do, अभी तो वो bad हुआ नहीं, actual bad debts नहीं है. I feel that they are going to become bad with utmost surety, almost surety, 99%. Is it clear? So मैं क्या करेगा, अभी के अभी I will show that 3,000 as my loss in this year only. I won't wait for the next year. I will show that 3,000 as my loss in the current year itself. Okay? कैसा? उसके लिए मैं क्रिएट करेगा प्रोविजन. इस प्रोविजन को कहा जाता है NRDD, न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. इसकी जर्नल एंट्री होती है PNL to NRDD. PNL to NRDD. ये नया है, पहली बार आपने किया और ये फाइनल अकाउंट्स के दिन पर ही होता है. ऑन पर्पस आप छोड़ के रखते हो उसको लास्ट डे के लिए. PNL to NRDD मतलब PNL डेबिट हुआ, लॉस बढ़ा. PNL डेबिट हुआ, लॉस बढ़ा. तो इन दो लॉसेस में एक और लॉस ऐड हो जाएगा NRDD का 3,000 रुपीज. एंड व्हाट इज दिस NRDD? प्रोविजन. प्रोविजन का मतलब होता है लाइबिलिटी. NRDD is actually a liability of 3,000. NRDD is actually a liability. You can relate it to outstanding expense का entry. What is the entry for outstanding expense? Expense to outstanding expense. Expense बढ़ा and outstanding expense is a liability. तो PNL expense बढ़ा, debit हुआ मतलब expense बढ़ा, and NRDD is a liability. But for presentation, we won't show this as a liability. We will show it as a reduction from debtor. We will show it as a reduction from debtor. ऐसा करने का रीजन क्या है? आपके अकाउंट जो भी पढ़ रहे हैं, अभी सोलो और पार्टनरशिप में तो ज्यादा लोग आपके अकाउंट्स पढ़ते नहीं, लेकिन कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सब लोग आपके अकाउंट्स देखते हैं. हजारों शेयर होल्डर्स, बैंक्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ऑल रीड योर अकाउंट्स. तो आप उनको बता रहे हो कि देखो भाई 40,000 के डेटर थे, 2,000 का चूना ऑलरेडी लग चुका है, 38 के हो चुके हैं. अब मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर और चूना लगने वाला है. कितने का? 3,000 का. तो मैं आपको उल्लू नहीं बना रहा हूं, मैं आपको ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा हूं. आप ज्यादा हवा में मत उड़ना. डेटर से 38 आने के चांसेस नहीं है, डेटर से 35 ही मिलने के चांस है. एक्चुअल गुड डेटर्स आर हाउ मच? 35. इसके लिए ये NRDD लाइबिलिटी में ना दिखा के डेटर से माइनस किया जाता है. फर्दर बैड डेट्स और NRDD दोनों माइनस करके दिखा रहे हो, लेकिन फर्दर बैड डेट्स क्यों माइनस कर रहे हो? बिकॉज वो एक्सपेंस है. और NRDD क्यों माइनस कर रहे हो? बिकॉज वो लायबिलिटी है. यहां तक समझ में आया? अब ये लायबिलिटी अपना खेल कैसे खेलती है?